हेल्थ प्रॉब्लम के कारण एक आध दिन 2-4 दिन गैप हो गया था। अब देखो विद्युत द्विध्रुव के कारण के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कौन सी स्थिति? निरक्षीय। परसों तुमने पढ़ा था अक्षीय स्थिति, अब है निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति। तो सबसे देखो पहले देखो द्विध्रुव है क्या? द्विध्रुव यानी -q और +q, इनके बीच की दूरी क्या है? 12। ये क्या है? द्विध्रुव। निरक्षीय स्थिति मतलब इस द्विध्रुव के सेंटर से r दूरी पे कोई बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। -q +q माना इसका सेंटर क्या है? O। इससे r दूरी पर कोई बिंदु क्या है? देख सीधा नहीं आता, P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। ये निरक्षीय स्थिति। अब हमने मान लिया बच्चों यहाँ से ये जोड़ दिया, यहाँ से ये जोड़ दिया, ये मान लिया इसका कोण का झुकाव कितना है? थीटा है। माना +q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? E1। तो +q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? ये इस तरह से आगे बढ़ा लो, ये बिंदु P है, ये बिंदु P है। +q के कारण इस P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो गई? E1। ये +q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1। -q के कारण इसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गई? E2। तो E2 ही हो गई। और दिशा यही होती है, तुम्हें मालूम है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की कि प्लस के कारण है तो वो इधर को होगी, अब माइनस के कारण है तो आवेश की ओर होगी। अब देखो सबसे पहले +q के कारण P पर निरक्षीय स्थिति मतलब सेंटर से r दूरी पर कोई बिंदु है P, ये वाला बिंदु P जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। +q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E1 बराबर क्या हो जाएगा? सदिश राशि है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r²। r² यानी +q की P से दूरी। बच्चों ये देखो ये आधे पे बिंदु है, ये दूरी कितनी हो गई? स्मॉल l। ये दूरी कितनी है? r। ये लंब डाला हमने 90 डिग्री, पाइथागोरस प्रमेय लगेगी LR। तो इस कर्ण क्या हो जाएगा? वर्गमूल r² + l²। ठीक है। अब +q के कारण P पर E1 कितनी हो गई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r² यानी +q की P से दूरी का वर्ग। ये दूरी कितनी है? वर्गमूल r² + l²। इसका वर्ग कितना हो जाएगा? l²। इसका वर्ग तो कितना हो गया? E1 बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r² + l²। इसका वर्ग यानी वर्गमूल हट गया। दिशा क्या हो जाएगी इसकी? ये मान ला A है, ये माना B है, दिशा हो जाएगी B और P की ओर। किस दिशा में? B P। अब देखो -q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसलिए -q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माना बाद E2 है, तो वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q। आवेश का मान q है और r² -q की P से दूरी, ये दूरी भी इतनी होगी, इसका वर्ग क्या हो जाएगा? r² + l²। दिशा क्या हो जाएगी? माइनस है तो इसकी ओर हो जाएगी यानी PA। दिशा क्या हो जाएगी? PA। ठीक है। अब देखो ये द्विध्रुव है, +q के कारण P पर निरक्षीय स्थिति में तीव्रता हो गई E1, -q के कारण P पर ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई E2। ये सदिश है, यहाँ पे इसका परिमाण निकालना है तो E1, जो ये E1 है इसको हम इसके अनुदिश और इसके लंबवत घटक पर तोड़ेंगे। यानी E1 के लिए हम क्या करेंगे? एक E1 का जब +q के कारण P पर तीव्रता निकाली हमने E1, +q का झुकाव ये P बिंदु है, ये लाइन कितने पे झुकी हुई है? थीटा कोण पे। तो यहाँ पे भी E1 का मान निकालेंगे तो इसका झुकाव कितना होगा? इस लाइन का इस क्षैतिज से झुकाव कितना है? थीटा। तो इस लाइन का इस क्षैतिज से झुकाव कितना होगा? ये भी थीटा कोण होगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका क्षैतिज घटक, E1 का क्षैतिज घटक निकालेंगे, ये वाला हो जाएगा। E1 का ऊर्ध्वाधर घटक लगाएंगे, ये वाला। समझ रहे हो? ये थीटा कोण पे झुका हुआ है E1, इसको क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक में तोड़ेंगे। एक क्षैतिज घटक E1 का ये हो गया और इसका ऊर्ध्वाधर घटक हो गया ये वाला। ये वाला क्षैतिज घटक है ये BA के अनुदिश है और ये वाला जो ऊर्ध्वाधर घटक है ये इसके लंबवत है।
अब इनके मान निकालेंगे, हमें इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है। E1 के दो घटक यानी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। तो सबसे देखो BA के अनुदिश घटक, इसलिए E1 का BA के अनुदिश, उसके समांतर घटक कितना हो जाएगा, अनुदिश घटक। यहाँ देखो फिगर में E1, ये E1 है, इसका BA के इस द्विध्रुव के अनुदिश घटक हो गया ये वाला। तो इसका मान हमें निकालना, हमने मान लिया, माना ये P है और ये मान लिया K है। PK का मान हमें निकालना है। PK हमने इसको ऐसे जोड़ दिया, लंब लगा दिया, ठीक है। तो त्रिभुज हो गया बच्चों, देखो इसके क्षैतिज घटक ये है, यानी PK का मान निकालना है। ये PK हो गया, ये E1 जा रहा है, यहाँ हमने लंब डाल दिया 90 अंश, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण हो गई, तो क्या हो जाएगा PK का मान। PK क्या है, इस त्रिभुज के लिए PK आधार है, ये कर्ण है और ये लंब है। तो PK का मान निकालने के लिए देखो यहाँ पे कैसे हम करेंगे, यहाँ पे अलग से देख लो बच्चे, PK आधार बटे कर्ण, इस त्रिभुज में देख रहे हो ना, PK आधार बटे कर्ण क्या है, PE1, यानी E1 मान लो उसको, E1 है वो पूरा, बराबर cos थीटा। समझ रहे हो। P पे हमने E1 के दो घटक तोड़ दिए, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज घटक निकालने के लिए जो BA के अनुदिश है, हमने ये त्रिभुज बनाए, लंब डाल दिया, इसका इससे कोण थीटा था, तो इसी का इस क्षैतिज से कोण भी थीटा होगा। E1 PK में किया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, आधार PK बटे कर्ण, यानी कर्ण क्या है E1, PK बटे E1 यानी आधार बटे कर्ण बराबर होता है cos थीटा। इसलिए PK बराबर क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा। PK क्या है, क्षैतिज घटक, ये हो गया E1 cos थीटा, ठीक है। इसलिए PK बराबर E1 cos थीटा, क्योंकि हमने E1 का परिमाण निकाला, पहले सदिश था। आप देखो ऊर्ध्वाधर घटक लगाएंगे, तो ऊर्ध्वाधर घटक क्या है, ये वाला E1 यहाँ पे था, ये E1, इसका क्षैतिज घटक ये, ऊर्ध्वाधर घटक ये। जब ये कोण देखो 20 से जा रहा है E1, ये थीटा है, ये 90 डिग्री का कोण है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। आप किस त्रिभुज में करेंगे, PE1 और मानावाद इसको L ले लें, इसको अगर हम ऐसे जोड़ दें तो PE1 L में, यहाँ पे देखो त्रिभुज PE1 L में cos थीटा निकाल दो, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, ये E1 है, ये हमने ऊर्ध्वाधर घटक लिया और यहाँ से ये लंब डाल दिया, यहाँ पे भी कर्ण ये है, ये जब ये और ये लंब था, ये थीटा था, ये 90 माइनस थीटा हो गया। अब इस त्रिभुज में PE1 L में cos थीटा, अब ये देखो थीटा था, तो cos थीटा, थीटा का मान क्या है, ये 90 माइनस थीटा, तो cos थीटा की जगह लिखोगे, थीटा की जगह 90 माइनस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, यानी ये वाला कोण इस त्रिभुज में cos ये वाला कोण यानी cos 90 माइनस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार क्या है PL और कर्ण क्या है E1, यानी PL बटे E1। इसलिए क्या हो गया, PL बराबर क्या हो गया, E1 cos 90 माइनस थीटा, और cos 90 माइनस थीटा बराबर है बच्चे साइन थीटा, E1 साइन थीटा। अब देखो हमारे पास हमने E1 को यहाँ पे एक इस BA के अनुदिश और एक इस BA के दो घटक में तोड़ दिया, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज घटक था PK, उसका मान आ गया E1 cos थीटा, ये आ गया E1 cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक था PL, उसका मान आ गया E1 sin थीटा। तो ये वाला घटक बच्चों हो गया यहाँ पे K ही मान लो इसको, ये हो गया E1 cos, बहुत चित्र कम है ना जगह, E1 cos थीटा, और ये वाला हो गया E1 sin थीटा, दो घटक आ गए। इसी तरह से E2 के भी आ जाएंगे, यहाँ पे हम करें E2 को दो घटकों में तोड़ दें तो आ जाएगा एक E2 cos थीटा जो इधर को होगा क्षैतिज, यानी BA के अक्ष के अनुदिश, तो E2 cos थीटा, और एक हो जाएगा E2 sin थीटा, वो इधर को हो जाएगा, ये वाला E2 sin थीटा। समझ रहे हो। E1 का क्षैतिज घटक E1 cos थीटा, इसका ऊर्ध्वाधर घटक E1 cos थीटा और इसका ऊर्ध्वाधर घटक E1 sin थीटा। E2 का क्षैतिज घटक E2 cos थीटा इसी तरह साइड, और इसका ऊर्ध्वाधर घटक नीचे की ओर E2 sin थीटा।
तुम देख रहे हो ये ऊपर और ये नीचे दोनों घटक बराबर और विपरीत है, यानी E1 साइन थीटा विल कैंसिल E2 साइन थीटा, तो ऊर्ध्वाधर घटक कट गए, केवल क्षैतिज घटक हमारे पास बचेंगे E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा जो एक ही दिशा में, ठीक है। इसलिए कुल परिमाण E का कितना हो जाएगा, E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। आप देखो E1 क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और E2 भी क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर L स्क्वायर, दोनों बराबर हैं लेकिन दिशा में विपरीत हैं। तो E1 E2 बराबर हैं, तो E1 और E2 को E1 ही लिख दो, तो क्या हो जाएगा E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 भी E1 के बराबर है, E1 cos थीटा, E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा बराबर 2E1 cos थीटा। अब मान रख दो, इसलिए P पर कुल तीव्रता, सॉरी द्विध्रुव के कारण P पर कुल तीव्रता कितनी हो जाएगी 2E। E का मान कितना है, देखो E1 E2 का सेम मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, 2E, E की जगह आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, कॉस थीटा क्या है, ये थीटा एंगल है या ये थीटा एंगल है, कॉस थीटा मतलब होता है बच्चे आधार बटे कर्ण, तो इस त्रिभुज में किसी भी त्रिभुज में देखो, इसमें देख लो या ये भी थीटा है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार क्या है L और कर्ण क्या है ये, यानी कॉस थीटा बराबर L बटे वर्गमूल R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो L अपॉन वर्गमूल L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, कॉस थीटा की वैल्यू फिगर से ले ली हमने। अब हमारे पास क्या है, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला 2Q से गुणा कर दो, 2Q, अब L इधर है L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब देखो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसकी वर्गमूल, वर्गमूल मतलब किसी भी संख्या की घात 1/2, यहाँ पे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इसकी पावर 1, यहाँ है इसकी पावर 1/2, यानी इसकी टोटल पावर कितनी होगी 1 प्लस 1/2 यानी 3/2, 3/2। अब देखो हमने माना द्विध्रुव में पहले से ही कि द्विध्रुव क्या है, तो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पे है, L बहुत कम है और R बहुत ज़्यादा है, तो R इज वेरी वेरी बिग देन L, तो हम R की तुलना में L को इग्नोर कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, तो L को हटा दो बच्चों, केवल R को रहने दो। यहाँ कितना हो जाएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 12, हमें मालूम है Q इंटू 12 क्या होता है P, द्विध्रुव आघूर्ण, इसको P लिख दो, अपॉन R स्क्वायर, L स्क्वायर बहुत छोटा है इसको हटा दो, तो R स्क्वायर इसकी पावर 3/2, R स्क्वायर की पावर 3/2, 2 कट जाएगा यानी R की पावर 3, P अपॉन R Q, इतना बच जाएगा। अब देखो E आ गया, यानी निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति मतलब जब -Q प्लस Q आवेश इनके बीच में 12 द्विध्रुव है, इससे इसके सेंटर से R दूरी पर P बिंदु है, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब, यही फाइनल डेरिवेशन है। प्रॉब्लम होगी क्लास में बता देंगे क्योंकि थोड़ा इसमें थोड़ा वो भी हो रहा, बोर्ड ढंग से नहीं है। अब एक क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिखो 7n14, सवाल लिखो बच्चे, क्योंकि पूरे दूसरा इसी में कर देंगे ना, इसमें बहुत होता है। अब देखो पूरा डेरिवेशन इसमें नहीं आ पाएगा दूसरा, तो इसमें एक न्यूमेरिकल लिख दो 7n14, नाइट्रोजन के नाभिक पर कूलॉम में आवेश की गणना करो। क्वेश्चन देखो, मैंने तुम्हें सूत्र बताया था, क्वेश्चन 7n14 नाभिक पर, सुनाई दे रहा होगा, 7n14 नाभिक पर कूलॉम में आवेश की गणना करो। कैसे निकालोगे कूलॉम में आवेश, मैंने तुम्हें बताया था किसी भी नाभिक पे आवेश कितना होगा, कुल आवेश Q बराबर NE, इसलिए क्या हो जाएगा, फॉर्मूला कौन से निकालोगे, इसलिए सूत्र कुल आवेश Q बराबर NE से, जहां N क्या है नाभिक
पार्टिकल की संख्या है, ई इलेक्ट्रॉन पे आवेश है और क्यू कुल आवेश है। तो 7n14 यानी नाइट्रोजन के नाभिक पर कूलम में आवेश कैसे निकालेंगे? Q बराबर n ई से। n कितने हो गए? तुम्हें मालूम है ये परमाणु क्रमांक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या, ये परमाणु भार है। और कितने होंगे नाभिक पे आवेश? नाभिक में क्या रहता है? न्यूट्रॉन रहता है जिस पे आवेश नहीं होता है, प्रोटॉन रहता है जिस पर जिसकी संख्या क्या होती है? इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। तो देखो प्रोटॉन कितने होंगे? जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या है, यानी परमाणु क्रमांक 7 प्रोटॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 ही परमाणु क्रमांक है। तो नाभिक पे आवेश क्या होगा? प्रोटॉन पे आवेश, क्योंकि नाभिक में आवेशित कण केवल क्या है? प्रोटॉन ही है, केवल प्रोटॉन है। तो कितना हुआ? कितने प्रोटॉन है? 7। तो n कितना हो गया? 7। ई का मान कितनी होता है? ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है 1.6 × 10⁻⁻19। तो कितना हो जाएगा ये? 11.2 × 10⁻⁻19 कूलम। कितना नाभिक पे आवेश हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह के आते हैं।